इजराइल और अमेरिका के साथ जंग के दौरान ईरान को दो बड़े झटके लगे हैं। जंग के 18वें दिन ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी को इजराइल ने ढेर कर दिया है। लारिजानी की मौत इजराइल के हमले में हुई है। ईरान ने खुद लारिजानी की मौत की पुष्टि भी कर दी है। आयतुल्लाह खामनेई की मौत के बाद ईरान को यह दूसरा बड़ा झटका लगा है। ईरान की टॉप लीडरशिप में लारिजानी बेहद खास ओहदा रखते थे। अली लारिजानी पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बहुत करीबी थे। उनकी मौत के बाद ईरान में फैसले लेने वाली काउंसिल के महत्वपूर्ण सदस्य के तौर पर जाने जाते थे। इन दिनों लारिजानी ही ईरान को लेकर बड़े फैसले कर रहे थे। वहीं ईरान की पैरामिलिट्री फोर्स बासिज के चीफ ब्रिगेडियर जनरल रजा सुलेमानी की मौत की पुष्टि भी ईरान ने कर दी है। जनरल रजा को भी इजरायली हमले में मारा गया। जनरल रजा सिर्फ ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी ही नहीं देख रहे थे, बल्कि इस वक्त वो ईरान में फैसले लेने वाली काउंसिल के सदस्य भी थे। इन दोनों लोगों की मौत का दावा करने के लिए खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू सामने आए। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं अली लारिजानी, जो कि एक बहुत ही खास अहम लीडर थे इस वक्त ईरान में। और बताया जा रहा है कि अली खामनेई की मौत के बाद, उनके निधन के बाद लगातार जितना भी पूरा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा था, ये जंग जो चल रहा था, उसके तमाम अहम फैसले अली लारिजानी ही ले रहे थे। और इनका अगर पिछला अगर आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो एक बहुत ही खास परिवार से, बड़े परिवार से आते हैं। खामनेई जो एक यहाँ पर आयतुल्ला की जो उपाधि दी जाती है, उनके पिता भी आयतुल्ला रह चुके थे, उनके एक बड़े भाई भी आयतुल्ला के खिताब से नवाजे जा चुके थे। आप कह सकते हैं कि एक बड़ा ही इन्फ्लुएंसर परिवार था और बहुत ही करीब था अली खामनेई के। और यह माना जा रहा था कि जो तमाम विदेश नीति से लेकर जंग की नीतियां बन रही थी, इस वक्त अली लारिजानी के ही नेतृत्व में बन रही थी। और यही वजह थी कि इनके ऊपर लगातार नजर थी अमेरिका और इजराइल की। और जिस तरह से अली लारिजानी ने डोनाल्ड ट्रंप को लताड़ा था, उसके बाद उनके लिए आप कह सकते हैं कि साख का सवाल था अली लारिजानी को मौत के घाट उतारना। और उस पर यह बड़ी कामयाबी हासिल की है अमेरिका के लिहाज से। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान इस वक्त हुआ है ईरान को इस जंग के दौरान। तो अली लारिजानी और साथ ही बासिस के चीफ को यहां पर ढेर कर दिया गया है। लेकिन अली लारिजानी का जाना इस वक्त ईरान के लिए बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं नुकसानदायक है, क्योंकि पूरे जो रणनीति है इस वक्त लड़ाई की, जंग की, अली लारिजानी के नेतृत्व में की जा रही थी। जंग के 18वें दिन ईरान को दो बड़े झटके लगे हैं। दोनों इजराइल ने दिए हैं। आईडीएफ ने बाकायदा हमले के वीडियो जारी किए हैं। इजराइल के घातक हमले में पहले ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की मौत हुई। उसके थोड़ी ही देर के बाद जनरल घोलम रजा सुलेमानी की मौत की खबर भी आ गई। आयतुल्लाह खामेनेई के बाद ईरान को लगने वाला ये सबसे बड़ा झटका है। इस जंग का ये इतना निर्णायक पहलू है कि इसका ऐलान करने के लिए खुद बेंजामिन नेतन्याहू को आना पड़ा। I'm here with Israel's defense minister, our chief of staff, the head of the Mossad, the chief of Air Force, our senior commanders. In the past 24 hours, we knocked out two of the terrorist chieftains, the top terrorist chieftains of this tyranny. Our aircraft are hitting the terror operatives on the ground, in the crossroads, in the city squares. This is meant to enable the brave people of Iran to celebrate the festival of fire. So celebrate and Happy Nowruz. We're watching from above. ये वीडियो आईडीएफ ने जारी किया है। इस वीडियो के जरिए दावा किया गया है कि तेहरान में एक चेक पॉइंट पर बासिस फोर्सेस को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही ईरान ने भी बासिस फोर्सेस के चीफ जनरल घोलम रजा सुलेमानी की मौत की पुष्टि कर दी। सुलेमानी पिछले 6 सालों से ईरान के सबसे शक्तिशाली आंतरिक सुरक्षा बलों के कमांडर थे। सुलेमानी ईरान इराक युद्ध के अनुभवी थे। उन्होंने कई मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। 2 जुलाई 2019 को खामेनेई ने सुलेमानी को बासिस फोर्सेस का चीफ बनाया। इस साल जनवरी में ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने में सुलेमानी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईरान के लिए लारिजानी की मौत उससे भी बड़ा झटका है। अली लारिजानी को आखिरी बार 13 मार्च को तेहरान में कुद्स रैली के दौरान देखा गया। उसके बाद वो गायब हो गए। इस रैली में वो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ देखे गए। अली लारिजानी ईरान के डिफेक्टो हेड माने जाते हैं।
खामेनेई के खात्मे के बाद ईरान के सभी फैसले वही ले रहे थे। वो ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव थे। उन्होंने सेना, संसद और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े कई अहम पदों पर काम किया। वो IRGC के शुरुआती दौर के सदस्यों में रह चुके हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में अहम डेलीगेट्स रह चुके हैं। अली लारिजानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई के बेहद करीबी और भरोसेमंद माने जाते थे। अली लारिजानी का जन्म इराक में हुआ, लेकिन बाद में उनका परिवार ईरान में आ गया और यहीं बस गया। 1994 से 2004 तक लारिजानी ने ईरान के पब्लिक ब्रॉडकास्टर IRIB के हेड के तौर पर काम किया। 2005 में वो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव बने और 2007 तक ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार रहे। 2008 से 2020 तक लारिजानी ईरान की संसद मजलिस के स्पीकर रहे। 2021 में उन्हें चीन के साथ रणनीतिक समझौते पर बातचीत करने के लिए स्पेशल दूत नियुक्त किया गया। 2021 और 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें गार्जियन काउंसिल ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। अयतुल्ला खामेनेई की मौत के बाद अली लारिजानी पर्दे के पीछे से ईरान की हुकूमत चला रहे थे। जंग के बीच ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी ने दुनिया भर के मुसलमानों को एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने कहा कि कई मुस्लिम देश ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं। लारिजानी ने दुनिया भर के मुसलमानों से ईरान के सपोर्ट में खड़े होने की अपील की। लारिजानी ने इस जंग में भी अमेरिका की नाक में दम कर रखा था। I guess one of their top person was, they say, a lot of people say their actual top was killed yesterday, along with somebody else who was responsible for the killing. The man that was responsible for the killing of 32,000 people over the last 2 weeks, he was in charge of the killing of protesters. It's an evil group. I mean, they've killed much more than 32,000 people. And the man who was responsible for that was also killed yesterday. ये ईरान के लिए बड़ा झटका है, लेकिन जिस तरह से ईरान ने प्रतिक्रिया दी है, उससे तय है कि अभी खामेनेई की सत्ता अमेरिका और इजराइल को चैलेंज करना जारी रखेगी। ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी और बासित फोर्स के चीफ की मौत के बाद ईरान भड़का हुआ है। उसने इजराइल पर लारिजानी की मौत का बदला लेने का ऐलान कर रखा है। इसके लिए ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों का 61वां वेव लॉन्च कर दिया, जिसके तहत इजराइल ने एक के बाद एक कई मिसाइल इजराइल के तेल अवीव और दूसरे शहरों को टारगेट किया गया। यानी कि ईरान की ओर से अली लारिजानी और बासित के टॉप कमांडर की मौत के बाद अब बदला लिया जा रहा है और इसके तहत लगातार इजराइल के ऊपर मिसाइलों की बरसात की गई है, बौछार की गई है। और ईरान के सीनियर सुरक्षा अधिकारी या यूं कहें कि ईरानी सत्ता के सुरक्षा सलाहकार अली लारिजानी की इजरायली हवाई हमले में मौत के बाद ईरान बौखलाया हुआ है। तेल अवीव पर एक के बाद एक कई घातक हमले किए गए हैं। तेल अवीव के आसमान में लगातार बड़े धमाके देखे गए। आयरन डोम मिसाइल के इंटरसेप्शन के बाद भीषण विस्फोट हुआ। ताजा वीडियो में इजरायली सेना के द्वारा आखिरी वक्त पर मिसाइल को इंटरसेप्ट करते हुए देखा तेज धमाका आप देख पा रहे हैं। ये इंटरसेप्ट किया जा रहा है आसमान में उस मिसाइल को जो ईरान की ओर से छोड़ा गया है और यहां से आयरन डोम के मिसाइल के जरिए ही उसे ध्वस्त किया जा रहा है। तेल अवीव के ऊपर एक बड़ा विस्फोट हुआ। हालांकि इस विस्फोट में जान माल के नुकसान की खबर अभी नहीं है, लेकिन अली लारिजानी और रजा सुलेमानी बासित फोर्स के जो चीफ है, इनकी मौत के बाद ईरान की तरफ से बड़े हमले किए गए। तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम जैसे शहरों को निशाना बनाकर उधर हिजबुल्लाह भी लगातार कम दूरी के रॉकेट से इजराइल पर हमले कर रहा है। ईरान अपने लीडर्स की मौत का बदला ले रहा है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर ईरान ने ताजा हमले किए। तेल अवीव की सेविडोर रेलवे स्टेशन पर ईरानी मिसाइल के गिरने से वहां भारी नुकसान हुआ।
अब बताया जा रहा है कि ईरानी मिसाइल को इजरायली एयर डिफेंस ने डिटेक्ट किया, लेकिन उसका मलबा रेलवे स्टेशन पर आ गिरा, जिससे भारी नुकसान हुआ है। और ये सेविडोर स्टेशन आप मान के चलिए कि सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है तल अवीव का, और यहाँ से आप जेरूसलम के लिए या फिर आपको हाइफा जाना है, तमाम बड़े शहरों तक जाने के लिए यहीं से ट्रेनें चलती हैं। और अमूमन यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी होती है। और जैसे ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अफरा तफरी मच गई, जो मलबा गिरा था उसकी वजह से नुकसान हुआ है। हालांकि आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर जब भी इस तरह के हालात होते हैं तो सायरन बजता है, लोग हट जाते हैं, इस वजह से किसी जान का नुकसान नहीं हुआ है। माली नुकसान यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन जिस तरह से अगर पूरे तल अवीव के साथ पूरे इजराइल के अंदर एक डिफेंसिव वॉल तैयार किया गया है, उसी के रहते वजह से और उसी के चलते ही लगातार यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो नुकसान है, जान का नुकसान ज़्यादा होता है और माली नुकसान को इजराइल झेलने के लिए तैयार है। अब ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। तल अवीव के पास रमाद गान में हुए घातक हमले में इजराइल को भारी नुकसान होने की खबर है। इस हमले में 2 इजरायलियों की जान गई है। रमाद गान तेल अवीव के पास का एक इलाका है और यहां कुछ देर पहले हुए बैलिस्टिक मिसाइल हमले की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर एक दंपति मारा गया है, बुजुर्ग दंपति। अटैक के सायरन के बाद कपल किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंचने से पहले ही उनका अपार्टमेंट इसके चपेट में आ गया। दरअसल आप देख रहे हैं अपार्टमेंट है, यहाँ पर ये बुजुर्ग दंपति रहता था। बताया जा रहा है कि करीब 70 इनकी उम्र थी और जिस वक्त ये सायरन बजा तो सबको अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों तक जाना पड़ता है। खासतौर पे बेसमेंट में यहाँ पर बॉम्ब शेल्टर्स होते हैं, लेकिन ये बुजुर्ग दंपति निकल नहीं पाया और इतने देर में जो मिसाइल का टुकड़ा था या मिसाइल था उसने हिट किया और इसी के चलते इस बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। So much dust coming from here, so I told to my husband, maybe the bomb is the fall down from the rockets is from us, from our building. So I'm afraid. I'm thinking about that. So I saw that only here. So but what we can do? That is happened. Someone died. So it's so sad for what's happening. We're in the heart of a residential community once again, which has been the latest scene of the Iranian barrage of rockets that have been targeting our residential communities nonstop since the start of this operation. Behind me, you have a building that, according to the initial assessment, took a direct hit from a submunition of a cluster missile. The roof caved in on top of an elderly couple that were inside of their apartment, and unfortunately, the first responders that arrived inside declared their death. ईरान ने इराक में अमेरिकी दूतावास को एक बार फिर से निशाना बनाया। बगदाद में हुए इस हमले में एयर डिफेंस सिस्टम सुसाइड ड्रोन अटैक को रोकने में नाकाम रहा, जिसका नतीजा एक बड़ा धमाका हुआ। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हुए ड्रोन अटैक में 2 ड्रोन को इंटरसेप्ट जरूर किया गया, मगर एक तीसरा ड्रोन अपने टारगेट को अचीव करने में कामयाब रहा। ड्रोन की बिल्डिंग से टकराते ही वहां आग लग गई। इराक में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान और ईरान समर्थित मिलिशिया लगातार हमले कर रहा है। बगदाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर यूएस एम्बेसी को निशाना बनाया ईरान ने। 3 ड्रोन दागे गए थे यूएस एम्बेसी को टारगेट करके, 2 जरूर इंटरसेप्ट कर लिए गए, मगर एक ड्रोन जो है वो इमारत से टकराया, जिसके बाद इमारत में भीषण आग लग गई। इससे पहले भी यूएस एम्बेसी को कई बार निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से। यहाँ का हेलीपैड, यहाँ का रडार सिस्टम तबाह कर चुका है ईरान। साथ ही मिलिशिया जो है ईरान समर्थित, वो भी लगातार अमेरिकी इंटरेस्ट की जगहों को निशाना बना रहे हैं। और ये 4 अलग अलग कैमरों से ली गई तस्वीर आपके सामने। अब इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हुए ड्रोन और रॉकेट हमलों को खत्म करने के लिए सी-रैम एयर डिफेंस सिस्टम से उसे सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया। एयर डिफेंस सिस्टम सी-रैम से काउंटर रॉकेट, आर्टिलरी और मोर्टार को डिटेक्ट करके, ट्रैक करके फिर उसे डिस्ट्रॉय यानी कि तबाह किया जाता है। ईरान और ईरान समर्थित मिलिशिया के हमलों से लगातार शाहिद से भी हमले किए जा रहे हैं। तो सी-रैम एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के दौरान रक्षा किया जा रहा है और अंतिम रक्षापंथी के रूप में काम करता है और हमलों को रोकने के लिए रॉकेट को हवा में ही मारता है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से जो ईरान की ओर से दागे गए
चाहे मिसाइल हो या फिर ड्रोन हो या फिर ईरान समर्थित मिलिशिया की ओर से दागे गए जो यहाँ पर ड्रोन्स आ रहे हैं उनको तबाह किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलें दागी। हिजबुल्लाह का यह अटैक उत्तरी इजराइल के हदेरा की तरफ से किया गया, लेकिन लेबनानी रॉकेट को वक्त रहते इजरायली डिफेंस सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया, इंटरसेप्ट कर लिया और उसे हाइफा शहर के ऊपर आयरन डोम ने हवा में ही मार गिराया। ये आसमान में आप इंटरसेप्टर्स जो जा रहे हैं वो रॉकेट्स को हवा में ही टारगेट करके उनको तबाह कर दे रहे हैं। और इजरायली वायुसेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के हमलों पर पलटवार किया है। पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं। ताजा हमले को लेकर आईडीएफ का कहना है कि उसने इजराइल की ओर से होने वाली गोलीबारी को रोकने के लिए लेबनान भर में लॉन्चर्स और हिजबुल्लाह आतंकवादियों पर हमला किया है। तो ये लेबनान की तस्वीरें देख रहे हैं जहां किस कदर आईडीएफ की ओर से लगातार हिजबुल्लाह के बचे खुचे ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी हिजबुल्लाह के पास इतनी ताकत है कि वो लगातार उत्तरी इजराइल के शहरों को, आबादी वाले इलाकों को निशाना बना रहे हैं, रॉकेट्स दाग रहे हैं। और यही वजह है कि आईडीएफ ने एक मोर्चा खोल रखा है ईरान के साथ और दूसरा मोर्चा यहाँ पर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ खोल रखा है। वहाँ पर लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को, उनके समर्थित नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का फुटेज भी जारी किया, जिसमें लेबनान में हिजबुल्लाह और उसके ठिकानों को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी रखे गए हैं, जिसमें उनके वेपन स्टोरेज, लॉन्चर और लॉन्चर की साइट्स को निशाना बनाया जा रहा है। लेबनान की राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह को आईडीएफ ने भारी नुकसान पहुंचाया है। और इजराइल के शहर किराए सोमोना पर भी ईरान ने रॉकेट दागे हैं। शहर के ऊपर के एक हिस्से में आपको पूरा ये रॉकेट और उसके बाद इंटरसेप्टर रॉकेट्स को आसमान में जाते हुए आप देख सकते हैं। तो किराए सोमोना ये उत्तरी इजराइल का एक शहर है और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो रॉकेट्स हैं वो ऊपर की ओर जा रहे हैं और जो धमाका हो रहा है इसका मतलब है कि वो ईरान की ओर से दागे गए मिसाइल को आसमान में ही तबाह कर रहे हैं। तो एक के बाद एक आपको कई यहाँ पर धमाके नजर आ रहे हैं और ज़्यादातर ईरान की ओर से इस वक्त क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके चलते ज़्यादा नुकसान इस वक्त इजराइल को भी झेलना पड़ा है। ईरान के साथ जंग छेड़ने के बाद ट्रंप चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ नाटो ने हॉर्मुज में ट्रंप की मदद से इनकार कर दिया है, तो वहीं उनकी टीम में भी फूट पड़ गई है। अमेरिका की काउंटर टेररिज्म चीफ जो केंट ने इस्तीफा दे दिया है। अपने पद से इस्तीफे में जो केंट ने लिखा है कि ईरान कभी भी अमेरिका के लिए खतरा नहीं था। केंट ने आरोप लगाया कि ये इजराइल ने दबाव बनाया, जिसके बाद ट्रंप इस जंग में शामिल हुए और इससे अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को बहुत बड़ा झटका लगा है। वहीं नाटो के इनकार के बाद ट्रंप गुस्से में हैं और उन्होंने कहा कि वो नाटो के इस फैसले से खुश नहीं है। ईरान से जंग बनी ट्रंप के गले की फांस। अपनों ने छोड़ा साथ, नाटो का हॉर्मुज खुलवाने से इनकार।
जंग पर अमेरिका में बगावत, ट्रंप की टीम में पड़ी फूट। मिडिल ईस्ट में एक तरफ बारूद की बरसात, मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन्स के हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाम लगा है। और ये सब डोनाल्ड ट्रंप के गले की फांस बनता जा रहा है। इस बीच ट्रंप की टीम में ही फूट पड़ गई है। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग इजराइल के दबाव में शुरू की। डोनाल्ड ट्रंप को लिखी चिट्ठी में केंट ने इजरायली लॉबी को ईरान के खिलाफ कैंपेन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस चिट्ठी में केंट ने लिखा है, मैं ईमानदारी से ईरान में चल रहे युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता। ईरान से हमारे देश को कोई तत्काल खतरा नहीं था और ये स्पष्ट है कि हमने इस युद्ध की शुरुआत इजराइल और उसके शक्तिशाली अमेरिकी समर्थकों के दबाव के कारण की थी। इस प्रशासन के शुरुआती दौर में इजराइल के उच्च पदस्थ अधिकारियों और अमेरिकी मीडिया के प्रभावशाली सदस्यों ने एक दुष्प्रचार अभियान चलाया, जिसने आपके अमेरिका फर्स्ट के आदर्श वाक्य को पूरी तरह से कमजोर कर दिया और ईरान के साथ युद्ध को बढ़ावा देने के लिए युद्ध समर्थक भावनाएं भड़काईं। इस दुष्परिणाम का इस्तेमाल आपको ये विश्वास दिलाने के लिए किया गया कि ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए खतरा है और यदि आप अभी हमला करते हैं तो फौरन जीत का स्पष्ट मार्ग प्रशस्त होगा। ये झूठ था और यही वो रणनीति थी जिसका इस्तेमाल इजरायलियों ने हमें विनाशकारी इराक युद्ध में घसीटने के लिए किया था, जिसमें हमारे देश के हजारों सर्वश्रेष्ठ पुरुषों और महिलाओं ने अपनी जान गंवाई। हम ये गलती दोबारा नहीं कर सकते। केंट का इस्तीफा ट्रंप की टीम के लिए बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है। इसकी बेचैनी ट्रंप के बयान में भी दिखी। Mr. President, your Director of National Counterterrorism, Joe Kent, he just resigned today. He said he can't support your conflict with Iran. What's your reaction to that? And did you? Well, I read his statement. I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security, very weak on security. I didn't know him well, but I thought he seemed like a pretty nice guy. But when I read his statement, I realized that it's a good thing that he's out, because he said that Iran was not a threat. Iran was a threat. Every country realized what a threat Iran was. The question is whether or not they wanted to do something about it. जो केंट का इस्तीफा ही ट्रंप के लिए अकेला झटका नहीं है। युद्ध छिड़ने के बाद से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। इसकी वजह से दुनिया के बड़े हिस्से में एनर्जी का संकट पैदा हो गया है। कीमतें बढ़ रही है। इसी वजह से हॉर्मुज को खोलने के लिए ट्रंप ने नाटो और यूरोप में अपने सहयोगियों से मदद मांगी, लेकिन सब ने इनकार कर दिया। इससे भी ट्रंप बौखला गए हैं।